हमने इसके पहले जहाँ तक पढ़ लिया है उसके आगे आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने कल सक्रियता श्रेणी तक पढ़ लिया था, तो उसके आगे जो हमारा क्लास है उसको हम लोग देखते हैं एवं उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में हम लोग बता दिया था आपको, जो तत्व जितने ऊपर रहते हैं वो उतने ही अधिक क्रियाशील होते हैं, और जितने नीचे रहते हैं वो उतने ही कम क्रियाशील होते हैं। तो उन्हीं सब के बारे में हम अभी आगे पढ़ते हुए आगे देखेंगे कि आगे हमारा कौन सा है और आगे कौन कौन सी अभिक्रियाएं होने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो आगे हम लोग सक्रियता श्रेणी में पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि धातुओं का जब हम लोग अधातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। बात ध्यान से समझिएगा, धातु का अधातु के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। उसके पहले अभी कुछ हम लोग समझाना है तो वो हम तो समझा देते हैं। चलो देखिए यहाँ पे ध्यान से, मान लीजिए कोई धातु है, अब कैसे पहचानेंगे कि धातु है, ठीक है ना। कैसे पहचानेंगे कि ये धातु है। एक मान लीजिए एक धातु ले लिए और एक हम अधातु ले लेते हैं। क्या लिए, एक धातु और एक अधातु। इतना बात समझ में आ गया। एक धातु ले लिए और एक अधातु ले लिए। अब देखिए दोनों को अभिक्रिया दोनों कराना है, तो कैसे अभिक्रिया करेगा, कुछ ना कुछ इन लोगों को मिलना चाहिए तब तो अभिक्रिया होगा ना। तो देखिए धातु कब होगा, जब किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है उन तत्वों को भाग भाग में तोड़ेंगे, तब उनके बाहरी कक्षा में अंतिम कक्षा में जब 4 से कम इलेक्ट्रॉन आए, कितना है 4 से कम इलेक्ट्रॉन आए, तो वो धातु होंगे। 4 भी नहीं रहना चाहिए, 4 से कम रहना चाहिए। और 4 से अधिक रहे तो वो अधातु होंगे। 4 से कम रहेगा तो धातु, 4 से अधिक रहेगा तो अधातु। बंटवारा कौन कर रहा है, 4। तो जब 4 रहता है तो ये हो जाते हैं उपधातु, 4 रहेगा तो उपधातु। माने हम लोग कोई भी धातु का जब हम तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद मान लो कि बाहरी कक्षा में उसके 4 इलेक्ट्रॉन है 4। जब बाहरी कक्षा में उसके 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उपधातु, 4 से कम रहेंगे तो धातु, 4 से अधिक रहेंगे तो अधातु। आगे समझ में। चलो इसमें हम लोग कुछ इसके आगे देखते हैं। देखिए अब इसके हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे मान लो कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं, मान लो Na। क्या लेते हैं, Na और अधातु में मान लो मिल गया Cl। सबको दिख रहा है ना अभी, देखो Na हो गया और Cl हो गया। हम तुझे पूछे Na का परमाणु संख्या कितना होता है, Na का परमाणु संख्या होता है 11। दिख रहा है सबको, Na का 11 और Cl का 17। कितना मतलब हो गया, Na का 11 और Cl का 17। अब बोलेंगे इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। क्या निकालिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 8 8 2 10, कितना बच गया और 1 11। उसी तरह इसको तोड़िए, पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2, उसके बाद 8, उसके कितना 7, 2 8 1 2 8 7 हो गया। हम तुमसे पूछे बाहरी कक्षा में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बाहरी कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन है, 1। यहाँ बाहरी कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन है, 7। बाद हम सुन लो, यहाँ हमको पुगाना है बाहरी कक्षा में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8। तो 8 के लिए बताओ हमको क्या करेंगे, हम 1 इसको दे देगा या इसको 7 ले लेगा। हम तुमसे क्या आसान पड़ेगा, किसी को 1 रुपया देना या 7 रुपया लेना। असली में 1 रुपया दे देंगे। जब ये 1 रुपया दे देगा तो जब देखो यहाँ पे, जब ये 1 रुपया मान लो कि 1 रुपया दे दे रहा है, तो 1 रुपया दे देगा तो 1 रुपया देने के बाद यहाँ से इसका 1 हट जाएगा। हाँ, ये 1 हट गया तो कितना बच गया, 2 और 8। इतना बस समझ आ गया, 2 और 8 बचा। 1 रुपया दे दिया तो 1 दे दिया तो 1 प्लस दिया है ना, तो 1 प्लस, ठीक है ना। 1 दे दिया तो 1 प्लस। अब देखो मान लो ये क रुपये लिएगा, 1 रुपया लेगा, तो जब 1 रुपया लेगा तो 1 माइनस, माइनस 1 माइनस। बात समझ में आ गया। 1 रुपया दे रहा है ना, तो 1 रुपया देने के बाद क्या हो जाएगा, ये 1 एन लिख के 1 प्लस लिख देंगे ताकि 1 रुपया दे रहा है। कुलेटिन के ऊपर माइनस लिखा मैंने कि 1 रुपया लिया, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 8 और फिर 8 रुपये हो जाएगा ना, ताकि 1 रुपया ले लेगा
तो 2 वाट। तो ये देखो ये लिया है तो क्या हो गया धनात्मक, क्या हो जाएगा धनात्मक, और ये नहीं ये सॉरी ये दिया है तो क्या हो जाएगा धनात्मक दे रहा है, और ये ले रहा है तो ऋणात्मक, क्या हो जाएगा ऋणात्मक। इतना मतलब समझ में किसको नहीं है ये बता दूंगा, बेसिक यही। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आया समझ में ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं उसका। तो इसके आगे यही है कि आगे देखो अभी ध्यान से, इतना हम लोग बेसिक समझाने वाला तुमको करा है। तत्वों की अभिक्रियाशीलता है संयोजक कोष जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यासता है पूर्ण करने की प्रकृति पर समझ दी है, मैंने किसी तरह हाल में हमको वहाँ पे बाहरी कक्षा में 8 को पूरा करना है, इसी के रूप में हमको समझा जाता है। आए बात समझ में, इतना इसी भाग में समझा जाता है। देखो नेक्स्ट कौन है धातु। धातु के संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, क्योंकि 4 को सुगम रहता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, इसलिए धनायन होते बनाते हैं। अभी समझाया ना, इसलिए धनायन बनाते हैं। उसी तरह अधातु का जो खनिज था वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो यह ऋणायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं ऋणायन बनाते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए धनायन, अधातु इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए ऋणायन। जबकि उसके उल्टा दिया गया है कि आवेशित जब ये दोनों माने कि देना और लेना जब एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों का एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो देखो क्या एक दूसरे को आयन क्या हो गया, आयन मतलब होता है एक धनायन, एक हो गया ऋणायन। ये दोनों अलग अलग क्या है अलग अलग। जब अलग अलग होता है तो आकर्षण करते हैं, क्या करते हैं आकर्षण करते हैं। जब आकर्षण होते हैं मजबूत गठबंधन बनाते हैं, मजबूत गठबंधन बनाते हैं। अलग अलग गुण के रहेंगे तो मजबूत गठबंधन बनाएंगे। इतना समझ में आ गया। चलो अब देखो ये मेन बात आगे हम जो पढ़ेंगे वही होगा, इन दोनों के आयनिक पे या आयनिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना। अब आगे जितना भी हम टर्म यूज करेंगे आयनिक यौगिक, तो आयनिक यौगिक का यह मतलब रखना कि उसमें एक धनायन होगा और एक उसमें एक ऋणायन होगा, दोनों मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाएंगे। इनका तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। आए समझ में। चलो नेक्स्ट अब देख रहे हैं कि आयनिक यौगिकों के गुण धर्म, कुछ ना कुछ इनका गुण होगा। आयनिक यौगिक है तो कुछ ना कुछ गुणधर्म बनाएंगे, तो इनके गुणधर्म क्या है देखो यहाँ पे कह रहा है। देखो भौतिक प्रकृति माने भौतिक धन आयन और ऋणायन मजबूत आकर्षण बल होते हैं, माने भी आकर्षण होंगे ना। आकर्षण बल क्या होता है अधिक होगा, तो आकर्षण बल जब अधिक मजबूत बनेंगे, तो मजबूत बनेंगे तो क्या इन्हें तोड़ सकते हैं हम लोग, नहीं टूटेगा। तो माने कि वही लिखा गया था, मिट गया यहाँ पे देखना सर कि जो कर रहा है धनायन ऋणायन मजबूत आकर्षण बल के कारण ये देखो ये आसानी से टूट नहीं सकती हैं। देख लीजिएगा यह आसानी से टूट नहीं सकते, बस ये लिख दीजिएगा। आसानी से टूट सकते हैं लेकिन आसानी से नहीं टूटेंगे, आसानी से नहीं टूटेंगे। देख लीजिएगा आप लोग, आसानी से नहीं टूटेंगे। आए बस समझ में। क्योंकि ये दोनों मिलकर एक अलग मजबूत बॉल बनाए, आसानी से नहीं टूट सकते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, आसानी से नहीं टूट सकते हैं, ठीक है ना। आए समझ में। तो क्योंकि ये दोनों मिलकर एक मजबूत बॉल बनाते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। चलो नेक्स्ट देखो। अब बोल रहा है गलनांक एवं क्वथनांक। क्या बोला है गलनांक एवं क्वथनांक। इनका गलनांक कैसा है या क्वथनांक कैसा है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है चलो देखते हैं गलनांक कैसा है और क्वथनांक कैसा है। अब मान लो कि अभी देखो फिर समझते हैं। अभी बोला है यहाँ पे बोल दिया कि गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, तो अधिक क्यों होता है हम ये समझेंगे। हर एक केमिस्ट्री में आप लोग साइंस में पढ़िए तो कब क्यों कैसे ये क्वेश्चन लेके चले क्यों होगा। तो देखो मान लो Na है, एक हम कर लेते हैं Na, ठीक है, और एक बोलते हैं क्लोरीन। अब उसमें एक Na ले लिए क्लोरीन ले लिए, तो Na को मान लो हम 5 डिग्री जब देते हैं 5 डिग्री सेल्सियस ये टूट जाता है, अब समझ में। और जब 3 डिग्री सेल्सियस देते हैं क्लोरीन को टूट जाता है, अब समझ में। मानी Na को हम दिए 5 डिग्री सेल्सियस टूट गया, क्लोरीन 3 डिग्री सेल्सियस टूट गया, लेकिन जब इन दोनों को मिला दिए तो बन गया NaCl। क्या बन गया NaCl। आए बस दोनों बन गए NaCl। तो आप तुमसे पूछ रहे हैं क्या ये 3 डिग्री पर टूटेगा या 5 डिग्री पर टूटेगा या इससे कम पर टूटेगा या इससे अधिक पर टूटेगा, बात समझ में आ रहा है। अब दोनों मिल गया तो इनका गठबंधन मजबूती से पकड़ लेगा, जब मजबूत पकड़ लिया तो आसानी से टूट जाएगा, नहीं अधिक गर्म करना पड़ेगा। तो यही गर्म करने के यहाँ पर लिखा गया है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक दोनों अधिक होता है या उच्च होता है, क्योंकि ये मजबूत आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने वाली ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। इनको तोड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा चाहिए। अरे समझ में ऐसा समझ में बताते हैं तुमको।
मान लो एक लकड़ी का गट्ठर है, ठीक है, उसको बोलेंगे मैंने उसमें से पतला सा डंटे निकाले, बोले तोड़ने का तोड़ देगा सब। लेकिन वही पूरा बट्टर का खूब बड़ा मोड़ने के खूब मोटे को बना दें, आप बोले तोड़ने का तो अधिक ऊर्जा लगेगा ना, अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो वही बोला है कि ऐसे ही आयने के यौगिकों जब मजबूती से पकड़ लेते हैं तो इनको बनाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखो नेक्स्ट दिया है विद्युत संयोजक, माने कि विद्युत संयोजक यौगिक। देखो घुलनशीलता माने जल में घुलेंगे नहीं। तो देखो यहाँ पे जो यौगिक जो विद्युत जिनके अंदर से करंट बहता है वो जल में घुलनशील या केरोसिन में पेट्रोल में घुले होते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है ना समझ में। माने विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन पेट्रोल आदि जल में विलय अविलय होते हैं, अघुलनशील होते हैं। अब समझ नहीं है। जैसे मान लो हम तुमसे पूछे नमक में करंट आता है, नमक में करंट आता है तो वैसे वैसे यौगिक जिनमें करंट आता है वो जल में घुलनशील होंगे। क्या होंगे? जल में घुलनशील होंगे। माने वैसे जो मान लो कोई भी दो चीज़ मिला, यौगिक बना दिया, और वो यौगिक मिलने के बाद वो देखेंगे इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। करंट आ रहा है तो पानी में घुल जाएगा, और करंट नहीं आ रहा है तो वो पानी में नहीं घुलेगा, तथा उस जो जल में घुलनशील होते हैं वो माटी के तेल, पेट्रोल आदि जैसे विलेयकों में नहीं घुलेंगे। अब तुमको एग्जाम्पल सुनाते हैं। जैसे मान लो कि तो बोले चीनी को पानी में घुलने के लिए, घुल जाएगा कि नहीं घुलेगा? चीनी पानी में घुलेगा, घुल सकता है। लेकिन तुम वही चीनी को जब पेट्रोल में घुलेगा तो नहीं, कितना भी हिलाते रहो जब नहीं घुलेगा, वो नीचे जाकर पानी में बैठ जाएगा। तो वही बोला है कि जिसमें करंट बहता है वो पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन वो माटी के तेल या पेट्रोल में घुलनशील नहीं होते हैं। आए बस समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत चालकता। विद्युत चालकता का मतलब होता है उनके अंदर से करंट बहेगा कि नहीं बहेगा। तो बात देखो ये सिंपल सा है। हम जो बोल रहे हैं कि ठोस में कभी करंट बहता है, ठोस पीछे कभी करंट नहीं बहेगा। तो ये कह रहा है जब आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होते हैं, कौन अवस्था में? ठोस अवस्था में, तो उनमें से करंट नहीं बहता है बस में। जब हमारा आयनिक यौगिक ठोस में रहेगा तो करंट नहीं बहेगा, लेकिन जब वो पानी की तरफ या जल की तरह अवस्था में रहेगा तो उसमें करंट बहने लगेगा, विद्युत का चलन होने लगेगा। है बस में। तो ये डिपेंड करता है आयनिक जो यौगिक ले रहे हैं हम, वो तुम्हारा ठोस में है कि जल के रूप में है बस में। यदि ठोस के रूप में रहेगा तो उसमें से करंट नहीं बहेगा, और यदि जल के रूप में रहेगा तो करंट बहने लगेगा। है बस में। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आ रहा है कि धातुएं जो मिलती हैं वो हमें किस धातुओं की प्राप्ति, कि धातुएं कहाँ से मिलती है? सोना, चांदी, जितने भी मैग्नीशियम, लोहा हुआ है, ये कहाँ से मिलेगा? तो जमीन के अंदर से मिलेगा। है बस में। तो कह रहा है पृथ्वी के भूपट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। में जो पृथ्वी के भूपट्टी है, पृथ्वी जो है, यहाँ से धातुओं के मुख्य रूप से हमको मिलता है। अब यहाँ बात ध्यान समझना, तुमको अयस्क में, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है उसमें? खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? देखो दुनिया का कोई भी चीज़ तुम धरती से निकालो वो तुम्हारा खनिज है। क्या है? खनिज है। दुनिया कोई भी चीज़ धरती से उतारो तुम क्या है? खनिज है। यदि वो खनिज तुमको धातु अधिक रूप में मिल जाएगा, यानी उस खनिज में तुमको धातु अधिक रूप में मिल गया, ठीक है, निकालने से हमको धातु निकल गया आसानी से, वो अयस्क है। माने कि कोई भी चीज़ धरती से निकालेगा, माटी, गोबर, कुछ भी निकालो तुम लोग, वो कची है? खनिज है। लेकिन उसमें से जो तुमको लाभकारी मिलेगा वो तुम्हारा अयस्क है। अब जैसे समझो एग्जाम्पल में, मान लो तुम्हारा पंटकिया का सिक्का कहीं रोड पर मिलता है, बहुत पुराना, 1 साल 2 साल पहले पुराना गिरल है, तुमको मिल गया। अब तुमको उठा के पॉकेट में रखेगा, पहले साफ करेगा। तो साफ करने में तुमको पंटकिया का सिक्का भी मिला, उसके साथ माटी भी मिला, बालू भी मिला। तो तुम लोग कची निकाल कर अपने पास रखता है? पंटकिया का सिक्का, बालू माटी झाड़ देगा। तो देखो निकालने के समय हम निकाले तो बालू, माटी सब कुछ निकला ना, हमारा सब कुछ निकला, तो सभी कुछ खनिज है। लेकिन जो हमारे उपयोग के लिए है, जो हमें उपयोग चाहिए, जो हमारे काम के लिए है, वो सिर्फ क्या होगा? अयस्क होगा। आया समझ में? वो क्या होगा? अयस्क होगा। अब देखते हैं धातुओं का निष्कर्षण। निष्कर्षण मतलब होता है कैसे धातुएं निकलती हैं या कैसे उनकी अभिक्रिया होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं धातुओं का निष्कर्षण। तो कह रहा है धातुओं का निष्कर्षण में 3 तरह होते हैं। कितने तरह के? 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन? पहले देखो जो तुम लोग को बताते हैं सक्रियता श्रेणी, जो सक्रियता श्रेणी था उसमें 3 भाग में है, 1, 2, 3 भाग में। पहला तो सबसे अधिक क्रियाशील होगा, ऊपर रहेगा, उसके बाद मध्य कम क्रियाशील, और नीचे सबसे कम क्रियाशील। तो हम इसको लेते हैं सबसे कम क्रियाशील पहले पढ़ेंगे, फिर मध्य क्रियाशील वाला, फिर सबसे अंत में पढ़ेंगे अधिक क्रियाशील वाला। क्योंकि अधिक क्रियाशील वाला किसी से भी क्रिया कर लेगा तो कोई ना कोई धातु या ऑक्साइड बना लेगा, लेकिन जो निम्न क्रियाशील होगा वो किसी से भी क्रिया नहीं करेगा
तो वो अभिक्रिया समीकरण में नहीं बना पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो कितने तरह होते हैं, 3 तरह में बांटा गया है बस समझ में। चलो तो कह रहा है, नेक्स्ट आते हैं, हम शुरू करते हैं। देखो कह रहा है प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है उसमें विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। जैसे कह रहा है सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे के धातु होते हैं वो सबसे कम क्रियाशील होते हैं, माने किसी से क्रिया कर्म नहीं करेंगे, तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? स्वतंत्र में। मतलब उनको निकालो, पानी से झाँपू कर लो, साफ हो जाएंगे। आई बात समझ में। जैसे नदी में जो लोग देखना, जो पुरानी नदियाँ होती थी उसमें सोना बहुत था, तो सोना निकलता था, तो क्या करता लोग, हल्का जगह पानी से झाड़ लेता था लोग, सोना बन के चल जाता लोग, वो साफ थोड़ा करता था, खाली माटी से या पानी से साफ कर देता, साफ हो जाता था। तो वही होता है, जो कम क्रियाशील होते हैं उसमें किसी प्रकार का गंदगी नहीं रहता है, बहुत कम गंदगी रहता है, या बहुत उसमें बहुत कम समय लगता है उसको साफ करने में, वो आसानी से साफ हो जाते हैं। तो जैसे में कैसे होगा, सोना, चांदी, प्लेटिनम तथा कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर जो होते हैं, कॉपर और सिल्वर होते हैं अपने सल्फाइड एवं अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जो कॉपर और सिल्वर होता है उसके सल्फाइड या एवं अयस्क ऑक्साइड बनते हैं। लेकिन जो हमारा सोना होता है, चांदी होता है, कॉपर और प्लेटिनम होता है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इधर प्रकृति में ये खुले अवस्था में मिल जाते हैं, हमें सिर्फ उनको साफ कर देना रहता है बस समझ में। चलो नेक्स्ट आते हैं। दूसरा कह रहा है सक्रियता श्रेणी के सबसे ऊपर के जो तत्व थे ना, कि जैसे Na, Ca, Mg, Ai, ये थे ना, ये इतने अधिक अभिक्रियाशील है तो कभी स्वतंत्र अवस्था में पाए भी नहीं करेंगे। और ये अयस्क हमेशा अयस्क का शुद्ध धातु के निष्करण रूप में किया जाता है। जैसे बात समझो, सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, Na, Ca होता है ना सब, ये Na, Ca, Mg, Ai। देखो ये अपने प्रकृति में होता है ना, किसी न किसी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, किसी के साथ क्रिया कर लेते हैं। आई बस समझ में। जैसे मान लो कि हम बोले तुमसे एक पंटकिया का सिक्का है, जमीन में रखले पूरा जंकी आ गया, तो जंग लग गया तो चलेगा नहीं, चलेगा, खराब हो गया। वही से रखे जो ये लोग 5 धातु है सब, ये भी बहुत समय तक जमीन के अंदर रहते हैं, किसी न किसी से क्रिया कर लेते हैं और उसे गठबंधन बना लेते हैं। और ये इतने गठबंधन बनाते हैं तो ये खुद अपने अकेला नहीं पाए जाएंगे, किसी न किसी के साथ पाए जाएंगे। तो इनको साफ करना जरूरी है ना, तो इन साफ करने का तरीका बहुत सारा है, तो उन्हीं तरीका के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखो आगे कह रहा है अयस्क का संविंद्रीकरण, अयस्क का संविंद्रीकरण। तो देखो अयस्क का संविंद्रीकरण क्या होता है, तुमने देखा होगा। मान लो तुम वही पंटकिया सिक्का ले चलते हैं, मान लो पंटकिया का सिक्का है, क्या है, पंटकिया का सिक्का। तो पंटकिया का जो सिक्का है उसके साथ तुम्हारा जमीन पर गिर गया तो तुम उठाओगे तो उसके साथ तुम्हारा क्या होगा, माटी होगा, बालू होगा, कुछ गंदगियाँ होगी ना। तो इन गंदगी को तुम साफ करके अलग कर देते हो ना, तुम्हारे किसी काम के हैं नहीं है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, उनको विज्ञान की भाषा में गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग, है वो समझ में। तो कह रहा है पृथ्वी से जब हम खनिज अयस्क निकालते हैं तो उसके साथ मिट्टी, रेत आदि कोई अशुद्धियाँ आ जाती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। आए बात समझ में, किन्हें क्या कहते हैं। अब इन गैंग को हटाना चाहिए। जैसे मान लो पंटकिया सिक्के में हम हाथ से झाड़ के हटा देंगे, कपड़ा ही झाड़ लेंगे, ठीक है ना, तो वो आसान होता है। कि गैंग को हटाने के लिए जिन जिन प्रक्रियाओं का उपयोग करता है वे अयस्क या गैंग के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पर आधारित होते हैं। इसे पृथक्करण माने अलग अलग करने के विभिन्न तकनीकें अपनाई जाती हैं। आप समझ में, कि मान लो तुमको पंटकिया का सिक्का मिला, वो तो आसान होगा तुमको जमीन से निकालने में, कि निकाले हाथ से झगड़ रख दिए। लेकिन जो खनिज मिलता है, खनिज मिला उसमें ढेर गंदगी है, उसको निकालना इस थोड़े कि हाथ से झाड़ दिए काम चला लेंगे। उसको मजबूती से वो किसके साथ मिला है, किसके साथ नहीं मिला है, वो देख कर साफ करना पड़ेगा ना। तो उसको अलग करने के बहुत सारे विधि हैं। तो आओ देखते हैं उन्हीं विधि में कौन सा विधि है। दूसरा कह रहा है सक्रियता श्रेणी में आने वाले तत्वों का निष्कासन। जो सक्रियता श्रेणी में नीचे जो आते हैं, नीचे सबसे नीचे रहेंगे, वो आने वाले तत्वों का निष्कासन कैसे करेंगे, अलग करेंगे। तो कह रहा है इन जो 2 तरह होते हैं। तो कह रहा है सक्रियता में जो धातु होते हैं वो ऑक्साइड को, जो मान लो कोई धातु निकला तो वो उनको मान हवा में गर्म कर देंगे। क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, तो हमें नॉर्मल से धातु मिल जाएगा। क्या मिलेगा, धातु। मानो उसको कुछ धातु होते हैं जो नीचे पाए जाते हैं, जो सक्रियता श्रेणी में जो तत्व नीचे पाए जाते हैं, उन्हें यदि हम हवा में गर्म कर दे तो हमें वो शुद्ध रूप में धातु मिल जाएंगे। है बस हमें क्या मिलेंगे, शुद्ध रूप में धातु मिलेंगे। जैसे मान लो एक सिनेबार होता है, ये मरकरी हो गया। आया सुनने, मरकरी को जैसे हम उसको गर्म करेंगे हवा में, क्या बोलेंगे, हवा में गर्म करेंगे तो हमें क्या बोलेगा, मिल जाएगा मरकरी का ऑक्साइड। क्या मिलेगा, हालांकि वह हमें मिलता है SgS में। जब SgS में हमको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, कि कोई भी चीज़ किसकी उपस्थिति में गर्म होता है, हवा रहेगा तभी नहीं जलेगा।
बोलेंगे मोमबत्ती जला के उस पर गिलास रख दो तो क्या जलेगा? नहीं जलेगा। तो वही बात है कि कोई भी चलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म होता है। जब उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो हमको क्या मिलेगा? हमको मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिल गया। अब उस जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम लोग फिर से गर्म करेंगे तो तुम्हारा ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और जो तुम्हारा मरकरी है वो अलग हो जाएगा और मरकरी हमें शुद्ध रूप में मिल गया। जैसे वही सिर्फ मरकरी है ना, ऑक्सीजन तो हट गया, लेकिन जब मिला था क्या मिला था हमको? HGS मिला था। क्या मिला था? HGS। अब हमें सिर्फ चाहिए Hg। हमको H से क्या मतलब है? तो जब इसको हम हवा में पहला बार गर्म किए तो HGO मिला और उसी HGO को फिर से गर्म किए तो Hg हमको शुद्ध रूप में मिल गया। है बस समझ में? तो वही यहाँ पर लिखा गया उदाहरण के रूप में, जब हम मरकरी को पहली बार हवा में गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। लेकिन उसी मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर से हम दोबारा हवा में गर्म करते हैं तो हमारे मर्क्यूरिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग हो जाता है और मरकरी हमको अलग से मिल जाता है। इतना बस समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन है। अब देखो सक्रियता श्रेणी में जो बीच में पाए जाते हैं, क्या उसमें बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। बीच में देखो जो ऊपर सबसे नीचे पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ऑक्साइड के रूप में। किसके रूप में? ऑक्साइड के रूप में। जो बीच में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में। क्या पाते हैं? सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में। अब यहाँ पे एक लाइन समझ लो, जो भी अयस्क, ठीक है ना, जो भी अयस्क यदि सल्फाइड अयस्क में, जो भी अयस्क में देखो दो चीज़ है ना, सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क। तो यदि सल्फाइड अयस्क को हम हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वह भंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भंजन कहलाएगा। और यदि कार्बोनेट अयस्क को हम लोग हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो निस्तापन कहलाएगा। बात ध्यान में उसको समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर समझो, जो बीच वाले तत्व होते हैं सक्रियता श्रेणी में, जो बीच वाले तत्व होते हैं मध्य में जो स्थित होते हैं वो दो अवस्था में पाए जाते हैं, एक सल्फाइड के और एक कार्बोनेट के। इसके में सल्फाइड के और कार्बोनेट के। तो जब सल्फाइड वाले को हम लोग हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या कहलाता है? भंजन। क्या कहलाता है? भंजन। और कार्बोनेट वाले को जब हम हवा की उपस्थिति में गर्म कराते हैं तो कहलाते हैं निस्तापन। क्या कहलाता है? निस्तापन। आगे समझ में? क्या कहलाता है? निस्तापन। हम आगे इसको समझेंगे, पहले इतना समझ को बेसिक समझाना था। देखो यहाँ तो कह रहा है, जब कह रहा है कि जब सल्फाइड अयस्क को हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, जिसकी प्रक्रिया को भंजन कहते हैं। अब जो ये समझाएं वही है। जैसे मान लो जिंक सल्फाइड, ठीक है ना, जिंक सल्फाइड है, इसको हवा की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो सल्फाइड में तो एस अलग हो जाएगा, सिर्फ वो आ गया ZnO आ गया, जिंक ऑक्साइड मिल गया, और SO अलग, SO2 अलग हो गया। वैसे ही मान लो कार्बन अयस्क है, ओकरा के हवा को उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या निस्तापन कहलाता है? क्या कहलाता है? निस्तापन। माने कि जब सल्फाइड अयस्क को हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो भंजन कहलाता है, और यदि कार्बोनेट अयस्क को हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो निस्तापन कहलाता है। इतना बात समझ में आ गया? जैसे मान लो जैसे इसमें एग्जाम्पल ZnCO3, क्या हुआ? ZnCO3 जब उसको हम लोग अभिक्रिया कराएं गर्म करें तो ZnO मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। आगे बस समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। कह रहा है कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक में भंजन निस्तापन से प्राप्त धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो ये जिंक धातु में बन जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अब अपचयन क्या हुआ? अपचयन को बढ़ा देते हैं, किसी भी चीज़ से ऑक्सीजन की कमी, किसी भी धातु से ऑक्सीजन की कमी क्या होता है? अपचयन कहलाता है। आए बस समझ में? तो यहाँ पे देखो अभी हम जो निस्तापन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? निस्तापन कर रहे थे तो हमें क्या मिला? ZnO। लेकिन हमें क्या चाहिए? क्या? सिर्फ Zn। क्या चाहिए? सिर्फ Zn चाहिए, जिंक चाहिए हमें सिर्फ। तो देखो जब फिर से हमने जिंक को ZnO को उठाएं, फिर से हमको Zn को उठाएं और उसको कार्बन से अभिक्रिया करा दिया। किसके साथ? कार्बन से। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर भाग जाता है। आए बस समझ में? तो ZnO को जब ZnO को हम कार्बन से अभिक्रिया कराते हैं तो वो चला गया C के साथ। किधर चला गया? वो चला गया C के साथ। तो क्या हो गया? Zn अकेला बच गया। क्या हो गया? Zn अकेला बच गया और CO अकेला हो गया। है बस में? Zn अकेला बच गया और CO अकेला हो गया। तो देखो Zn प्लस CO आ गया ना। आई बस में? Zn प्लस CO हो गया ना। तो इसीलिए बोलते हैं Zn प्लस CO। क्या बोलते हैं? Zn प्लस CO। ताकि जिंक अकेला हो गया और CO भी अकेला हो गया तो हमें शुद्ध रूप से हमें क्या मिल गया? Zn मिल गया। अब यहाँ ZnO में से O की कमी हो गई तो इसलिए ये हो गया अपचयन अभिक्रिया, है कि यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आए बस में इतना। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और धातु के निष्कर्षण में विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। इससे उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि धातु गलित होकर अवस्था में पाई जाती है। अब देखो यहाँ पे जब तुम लोग हम लोग पढ़ा रहे थे उस विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन बता रहे थे, तो तुमने पढ़ा तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षोषी पढ़ाए थे ना, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षोषी। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा निकल रहा है, और ऊष्माक्षोषी का मतलब ऊष्मा ग्रहण कर रहा है। तो मान लो कौन अभिक्रिया से हम उसमें निकालें, जैसे मान लो कि तुम्हारा चावल बना रहे हो उसमें से भाप निकलता है, तो भाप निकालते समय उसमें जाके हाथ रखे तो हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा। और हाथों पर कुछ समय तो रखते हैं, हाथ में कुछ पानी की तरह आ जाएगा ना, बूंदा बूंदा दिखता है ना, तो वही काम यहाँ पे होता है। देखो यहाँ पे कैसे होता है, तो मान लो किसी चीज़ को हम लोग गर्म कर देते हैं, यहाँ पे एकल विस्थापन है, एक चीज़ देखा ही भाग गया तो एकल विस्थापन। तो एकल विस्थापन जब हुआ तो कुछ ना कुछ गर्मी निकलेगी, तो जब गर्मी निकलेगी तो कोई गर्मी कहाँ जाएगी, गर्मी जाके इसको पिघलाएगी, क्या करेगी, इसको पिघलाएगी, मैंने इसको पिघला, ठोस रहेगा तो उसको क्या करेगी, पिघला देगी, पिघला के द्रव अवस्था में लाएगी। अब द्रव अवस्था में प्राप्त होती है, इसलिए बोल रहा है कि जब हमारे जो भी धातु होता है, जब एकल विस्थापन होता है तो वो गर्म होकर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, जिससे वो पिघल ठोस अवस्था में न आकर द्रव अवस्था में मिलता है। अब उसमें अब देखो नेक्स्ट लिखा लाइन का है, जो लोहा होता है ना, आयरन या आयरन ऑक्साइड, अब उसमें आयरन या आयरन ऑक्साइड को जब हम एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्या साथ, एल्युमिनियम का साथ अभिक्रिया, जब हम लोग आयरन को एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा ना, तो उस चीज़ का उपयोग कहाँ करेंगे, तो देखो जो भी चीज़ रेल के पटरी के बीच में देखना कभी गड्ढा हो जाता है, उसको भरने में, पुरानी मशीन जो हो गया वो रगड़ खा गया है तो उसको दीवार को भरने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, आयरन का, आयरन के साथ एल्युमिनियम के साथ या ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम का, ठीक है ना। आयरन ऑक्साइड आयो समझ में, आयरन ऑक्साइड किसका होता है, फॉर्मूला होता है Fe2O3, क्या होता है, Fe2O3 के साथ जब हम लोग एल्युमिनियम मिला देंगे, एल मिला देंगे, तो उसका तो हमें कुछ जो पदार्थ मिलता है उसका उपयोग हम लोग रेल के पटरियों के दीवारों को दरार जो होता है उसको भरने में किया जाता है। लेकिन जब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया। आएगा समझ में, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम कल देखा जाएगा। अभी तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है नहीं है ना, चलो ठीक है तो।